Okay. Okay. Yes. Hello guys. So this is Javeera Farooq, and I'm going to be your English instructor for this period. Okay. So I study in IBA as well, and I just wanted to start by giving off an introduction about differences between SAT and the IBA test. So I'm sure some of you have already attempted or thought to attempt the SAT test, and I just wanted to tell कि if this is your first time taking a class for IBA test, and if you've already given SAT का test, या if you have an idea about SAT का test, so आपको ये पता होगा कि SAT के test में everything is predetermined from the type of questions, from the number of questions, from the time period, from the sections, everything is predetermined, right? But IBA के test में there is a lot of uncertainty जो आपको नहीं पता होता कि इस साल आपके एग्जामिनर का क्या मूड है, वो आपको क्या पेपर देगा, क्या आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा. तो अगर आपने एसएटी का पेपर दिया हुआ है और आपके माइंड में है कि इंग्लिश विल बी सिमिलर, सो यस कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सिमिलर होंगे नो डाउट, लेकिन पेपर पैटर्न, क्या आने के चांसेस हैं, कितने पैसेजेस हैं, किस पे फोकस होगा, वी डोंट नो एनीथिंग. एंड सैडली देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी. आप कुछ ट्रेंड नहीं होता जिसको आप फॉलो करोगे कि अच्छा लास्ट टाइम ये आया था, इस साल ये चांस है. इट्स कंप्लीटली अप टू देम. सही है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर विद यू गाइस, एंड फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस एनी टाइम. लेकिन चैट कर दीजिएगा प्लीज, डोंट इंटरफेयर मी बिकॉज मेरा लेक्चर फिर डिलीवरेंस खराब हो जाती है. अच्छा, सेकेंडली आई वांटेड टू टॉक अबाउट the number of questions जो हमारे SAT में IBA टेस्ट में होते हैं. So since I told you कि कोई certain pattern नहीं होता, so we have around 45 to 47, 48 questions. वो depend करते हैं कि कितने lengthy questions हैं, examiner का mood क्या है, as I told you guys. And secondly, time also depends on the number of questions. So अगर like 45 questions हैं तो 75 minutes मिलते हैं, अगर 47, 48 है तो 80 minutes मिलते हैं. तो time range depends on 75 to 80 questions. तो आप किसी हिसाब से अपने आप को prepare करते हो. And the topics that I am going to cover with you guys, the main topics होते हैं poem writing, poem reading, passages, closed passages, modifiers, and error identification वगैरह. And जो भी छोटे छोटे topics इन सबसे related है, jumbling sentences, etc. सब कुछ. अगर आप लोग में किसी ने भी साथ पढ़ी तो आप लोग को थोड़ा idea होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. And my dear Alina जो है, she is going to cover grammar and punctuation वाला part. So these are the topics that I wanted to ask. तो किसी को कोई अभी तक तो question है तो पूछ ले. If there's anything you guys want to ask about the structure, pattern, topics वगैरह कुछ भी. Okay. So कोई question? You can share the course outline. तो स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह इस कोर्स को कवर करने वाले हैं, पेपर्स की सब चीज़ों को. कैन यू शेयर द स्क्रीन? अच्छा, so वो आई डोंट लाइक, मेरे पास वो शेयरिंग के लिए भी नहीं है. आई विल सेंड इट टू अलीना, वो फिर ग्रुप पे भेज देगी इफ यू वांट मी टू डू दैट. ओके ओके ठीक है. ओके. अच्छा, टुडे आज हमारा इंट्रोडक्शन ये हो गया. ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती IBA के टेस्ट में. सही है. तो इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, पहले आई थिंक ये होता था कि आप कुछ करो एंड वो गलत हो जाता था तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट वो अब नहीं है. ठीक है. ऑल्सो IBA के टेस्ट में, SAT के टेस्ट में, वन वाइटल एंड द मेन डिफरेंस जिससे या तो आपका टेस्ट पास हो जाता है या फेल हो जाता है, दैट इज द वोकैबुलरी पार्ट. ठीक है. आइदर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी इन IBA का टेस्ट, या फिर एग्जामिनर का मूड अच्छा, यू आर गोइंग टू गेट नथिंग. बट we are here to make you prepare for everything. And SAT में there is nothing vocabulary का, मतलब there is, but there is more emphasis on contextual vocabulary. अगर आपको contextual vocabulary का मतलब नहीं पता, it's like कि vocabulary का मतलब with respect to the passage talking. सही है. तो उसकी बात हो जाती है. अब इसमें Shahid is going to provide you guys with a list of vocabulary. I think around 1000 words होते हैं. So starting right off the bat, I want to tell you guys कि अभी से you have to start vocabulary की learning. ठीक है. I know it's very hard. कोई देखो, मैं everyone's going to tell you कि याद कर लो, but end में आप पर ही है. या तो आप आखिरी दिन बैठ के 1000 words करो, which is impossible, या तो आप slowly 10-20 each day लेके करो. ठीक है. So vocabulary, I know याद करना 1000 words is completely impossible, and the worst part is कि आपको ये भी नहीं पता होता कि उन 1000 में से आएगा या नहीं, since I told you कि कुछ भी determination नहीं होती. सही है. So vocabulary याद करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, and याद रखना English में specifically
पैसेज रीडिंग के, वोकैब याद करने का, देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे. योर फ्रेंड में टेल यू कि ये तरीका सबसे अच्छा है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, बट इफ दैट वर्क्स फॉर यू इट्स फाइन. बहुत बहुत बिजार तरीके होते हैं, बट इफ इट वर्क्स फॉर यू दैट्स अप टू यू. आपको बस अपनी लर्निंग, अपने माइंडसेट पे फोकस करना होता है. सो डोंट से कि अगर किसी को रट्टा मार मार के जोर जोर से पढ़ने से याद हो रहा है तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए, अगर मुझे नहीं हो रहा तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ. ठीक है, आपका माइंड डिफरेंट है, आपको बहुत डिफरेंट तरीके ट्रायल एंड एरर से आते हैं. आप अभी से ट्राई करो, टेस्ट करना शुरू कर दो. इट्स गोइंग टू टेक यू 5 to 10 days और आपको समझ आ जाएगा कि रिदम क्या है, आप कितना याद कर सकते हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के 5 याद करते हैं, रात में 5 याद करते हैं. कुछ होते हैं जो एक साथ 20 याद कर सकते हैं. सो ये आपको अपना माइंड से ज्यादा बेटर पता होगा. ओके, सो वोकैबुलरी याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, के फ्लैश कार्ड्स होते हैं. आप फ्लैश कार्ड्स बनाओ, आप उनको देखो, उसके पीछे मीनिंग देखो, क्विज योरसेल्फ, टाइम योरसेल्फ कि अच्छा इतना मुझे ये याद आ रहा है, ये याद है, ये नहीं. ये फ्लैश कार्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल. उसके बाद देन देयर इज दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कि आपने कुछ 8-10 वर्ड्स निकाले, आपने उनकी मीनिंग पढ़ी, एंड देन यू ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंसेस. बिकॉज जब आप सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, इससे 2 फायदे होते हैं. एक तो आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद हो जाती है, प्लस आप देखो वोकैबुलरी याद करना is a good thing, but अगर आप उसको practical life में लेकर आओ ना, तो that's even a better thing. कि this is something that's going to help you आगे भी. It's not just related to test only. तो अगर आपने कोई नया word सीखा, आपने उसको याद किया, आप कोशिश करो कि आप उसके 1-2 तरीके के sentences बनाओ, because sentence बनाने से आपको ये close passages में भी help होगी, because close passages में sense and logic is the main thing. I'm going to go into detail जब मैं वो topic cover करवाऊंगी. सही है. लेकिन एक और new technique है which is called the mnemonics technique. ठीक है, it's a mnemonic. I'm going to share the screen. I'm going to start writing my lecture. Okay, is the screen visible to you guys? Okay, so we're going to start now. So the first technique that the most important techniques that helps a lot of students is the mnemonics technique. Okay, so सुनने से बहुत ही वाहियात लग रही होगी कि ये क्या है, इसकी तो स्पेलिंग भी समझ नहीं आ रही, but I'm going to make it easy for you guys. So देखो, it's mnemonics technique is not a fixed technique. ठीक है, again it's up to you guys. अब what basically this technique talks about is कि learn vocabulary the way आपको याद रहे. अगर कोई word है, लेट्स से कोई भी एक वर्ड है जिसको आपने रीड करा, आपको याद है वो ये वर्ड की मीनिंग है, वो अच्छा इससे मुझे तो मेरी लाइफ का ये इंसिडेंट याद आ गया. ठीक है, यूज दैट टू रिमेंबर द वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, या आपने कोई वर्ड पर आपने बोला ओ अच्छा दिस राइम्स विद दिस वर्ड, तो मैं तो जो है ना इसको ऐसे याद कर सकता हूँ. यस यू कैन डू दैट. आपने कोई वर्ड पर आपने बोला अच्छा ये तो इसको तेज तेज में बोलूँ तो ये ऐसा लग रहा है, आपने उस तरीके से उसको याद किया. I'm going to give you some examples. जैसे let's take one word, we can take abridge. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है. इसकी एक्चुअल जो लिटरेचर मीनिंग है, द डिक्शनरी मीनिंग, दैट इज शॉर्ट एंड. ठीक है, आपने जब abridge पढ़ा, आई एम श्योर 42-43 पीपल है यहाँ पे, 40 और 43 पीपल विल बी लाइक ये तो ब्रिज जैसा साउंड कर रहा है, राइट? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ब्रिज? द पर्पस ऑफ अ ब्रिज इज टू connect two parts, to make a way for दो जगहों को ज्वाइन करना, to basically shorten the distance, right? तो आपने इसको ऐसे याद कर लिया कि ब्रिज का पर्पस क्या होता है, to shorten the distance. तो अब ब्रिज का मतलब है शॉर्ट. दिस इज वन वे ऑफ लर्निंग. मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल लकीर पे ऐसा लिखा है आप ऐसे याद करने, प्रॉब्ली आपको कुछ और तरीका मिल रहा हो, तो आप में से कुछ और ब्रिज पढ़ के किसी को कुछ और याद आ रहा हो, तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू. ये सिर्फ आप पर है कि आप उसको कैसे याद करो. मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रही हूँ सिर्फ. ठीक है, सो एक और मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव हर्ड दिस. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, देखो सही है. अब इसमें एक और होता है सिंक्रोनाइज्ड. ठीक है, अब वन थिंग दैट यू कैन नोटिस इन दिस इज कि इन दोनों में क्रॉन का वर्ड सिमिलर है. व्हाट इज क्रॉन? क्रॉन एक लिटरेचर का लैंग्वेज का वर्ड है व्हिच मींस in actual language, which means time. Okay, so if you guys know the meaning of both of these words, this means in order, in a timely manner, synchronized, organized way में, and chronological order means in a timeline way में आप किसी चीज को एक टाइमली फैशन में बना रहे हो, जैसे properly year wise या date wise या whatever it is. So आप इसको ऐसे याद कर सकते हो. You can break this word, you can find इसके अंदर के छोटे छोटे words and then you can find उनकी meanings, उनको आप relate करो. Try forming silly sentences, try attaching silly emotions to this. इसको आप अपने personal experience से join कर सकते हो. So it's completely up to you. कहते हैं ना कि बिल्कुल
बिल्कुल बकवास तरीका, but as long as it's help you, as long as it helps you, it's right. There is no right or wrong when it comes to learning vocabulary. So बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. आप 1000 में से देखो, it's not कि इंसान आप 1000 में से 1000 नहीं याद कर सकते, but देखो मेरा मानना ये है, आप 1000 में से अगर 500 भी याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करो कि वो 500 आपको अच्छे से याद हो. Don't go for quantity, go for quality. ठीक है, because we don't know कि वो 1000 में से words आएंगे भी या नहीं. लेकिन अगर आपने 1000 के 1000 पढ़े हुए और आपको उसमें से सिर्फ 200 100 याद है, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो मेक श्योर कि आप उसको ऐसे याद करो कि वो आपके साथ रेजोनेट कर जाए. एंड ऑल्सो वोकैबुलरी का what we are going to do is कि in the start of every class, शाहिद या I'm going to share a link with you guys. It's going to be a small quiz 5 मिनट का, जो आप लोग को 1000 की लिस्ट शेयर की गई है. I would strongly advise कि आप लोग हमारे सेशंस मेरे साथ आप लोग के ट्यूसडे एंड थर्सडे होंगे, राइट? तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि हर सेशन के बीच में आप लोग 40-40 कर लो. एंड जो थर्सडे से ट्यूसडे तक का ब्रेक आएगा, ट्राई डूइंग 50, 60, 70 जो आप लोग को अच्छा लगे. बीच में ईद की भी छुट्टियां आ रही है अराउंड 10-12 डेज, उसमें ट्राई डूइंग 100-120 वर्ड्स. यू कैन स्टार्ट स्लो, 5, 10, 15 ऐसे बढ़ाओ. एक साथ प्रेशर मत करो अपने आप को, एंड देन बिल्ड इट इनटू योर रूटीन कि एक साथ 20 कर लिए, 5 पहले 5 बाद में. इट्स अप टू यू, लेकिन अभी से करना स्टार्ट कर दो, वरना फिर एंड में बहुत पाइल अप हो जाता है एंड you don't even know कि vocabulary आएगी या नहीं आएगी. And if you spend your last day learning 1000 words and you miss out on other techniques and other things, तो फिर अगर वो नहीं आए तो it's going to be a waste of your time. सही है, तो focus on doing it अभी से. Okay, so हाँ, continuing on this mnemonics technique, I'm going to like एक word मुझे शाम में I found it and मुझे ये बहुत resonate किया था with the technique. So एक word है garrulous. ठीक है, जब मैंने ये वर्ड पढ़ा था ना, तो मेरे दिमाग में ridiculous आया था. ठीक है, बिल्कुल सबसे पहले कि this sounds like ridiculous. And garrulous का actual meaning is a talkative person, an overly talkative person. I'm sure आप लोगों में से, ठीक है, बहुत लोगों को समझ आ रहा है. ठीक है, so अब when I thought about it, is someone saying something? Lumiba, your mic is on. If you could please turn it on. Okay. So सही है, तो when I read it, मैंने बोला अच्छा garrulous का मतलब a talkative person है. सही है, and frankly speaking, a talkative person becomes like, if अगर आपकी लाइफ में कोई है जो बहुत talkative है and you find it ridiculous, right? तो जब आप garrulous का word पढ़ते हो, आपने बोला यार हाँ garrulous sounds like ridiculous means something that is very irritating. सही है, and आपने इसको इससे join कर लिया, तो that is another example. तो आप 1000 के obviously 1000 के 1000 words ऐसे नहीं कर सकते आप. जैसे अगर कोई word ferocious है, ठीक है, तो जैसे some people are going to find fierce का link उससे ferocious and fierce, so it's like, you know, very violent and very aggressive and very strong. But some people are like कि मुझे कोई इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, so that you have to learn yourself, you have to form sentences. तो ऐसा नहीं कि एक technique is going to apply on all vocabulary words. You have to find different techniques, different mixed combination of everything that's going to help you. ठीक है, इसके बाद we are going to move. अच्छा हाँ, एक और बात कि we are going to give you a passage at the end of every class as a homework. So I strongly advise कि आप लोग वो साथ साथ करते जाओ. उसका we are going to provide you with the answers as well. तो आप लोग जब वो पूरा कर लो, check your progress over time, because like अभी आप लोग अगर एक passage करते हो to like, और इसके 1 महीने बाद जब आपने पूरे concepts मेरे साथ complete कर लिया, तो it's going to let you know कि आपकी वाकई में कोई improvement हुई है या नहीं. तो make sure कि you प्रैक्टिस साथ साथ, ताकि आपको अपने इंप्रूवमेंट्स को पता चले. दैट इज अ वेरी की थिंग. आप एंड में प्रैक्टिस मत रखना, साथ साथ प्रैक्टिस करो ताकि आपको अपनी इंप्रूवमेंट पता चले कि आप इंप्रूव कर भी रहे या नहीं कर रहे. Yes, we are going to provide you the list. Shahid will provide you the list once जिसकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुई है या आफ्टर दिस क्लास, वो शायद डील कर देंगे आप लोगों से. One thing more कि I am not going to be in personal contact with you guys. तो जिसको मुझसे जो भी सवाल हो, you guys can ask me at the end of session. I'll be there to accommodate. Yeah, you can even ask me in the start of the next session. And in case you guys have an urgent query or something, you can contact the TA Alina. उसका आपको contact मिल जाएगा. And if there's something that is directed towards me जो बहुत urgent है, that cannot wait till next class, तो आप अलीना को बता दो. She's going to direct it towards me. ठीक है, there's not going to be personal communication. So please don't go for asking my number कि आप अपना नंबर दे दें. आपको जो communication करनी है आप Zoom पे कर सकते हो या आप अलीना से पूछ सकते हो. ठीक है, okay, moving on. आज this was introduction for the entire test. If there's anything you guys would like to ask, please बताओ. Then I'll start with the topic for today. Yes, Tuesday, Thursday English class will be. Are there any other questions?
60,000 वर्ड लिस्ट नहीं, SAT की 1000 वर्ड लिस्ट नहीं होती. SAT में there is no vocabulary, मतलब contextual meanings होती हैं. लेकिन IBA के टेस्ट में there is a strong emphasis on vocabulary. मतलब कुछ past papers में you're going to find 0 questions about vocabulary, but कुछ में you're going to find a lot of questions about vocabulary. So it's basically a gamble. आपको अगर आपने पूरा line कर लिया, याद कर लिया, and वो नहीं आया तो that's your luck. लेकिन अगर आपने याद नहीं किया and it comes, so that's worse, right? Okay, Lumiba is saying the passage contains a lot of time. Additionally, the vocab in it's a lot more. How can you manage? Can we leave the passage for end? Lumiba, we are going to do contextual meaning वगैरह सब कुछ साथ साथ. Don't worry about that. वो हो जाएगा साथ साथ. आप लोग अभी से याद करना स्टार्ट करो. तो देखो, it's not कि just आप वो याद करोगे तो आपको वही आएंगे तो आपको हेल्प होगी. Probably if you learn 500 words और आपको उसकी टेक्निक समझ आ गई कि अच्छा ये पता है, आप ये भी कर सकते हो कि 500 वर्ड्स याद किए, नेक्स्ट 500 के लिए आप जब वो वर्ड देखो ना, ट्राई गेसिंग द मीनिंग, बिकॉज अगर आपने ये टेक्निक्स फॉलो करी है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू गेस द मीनिंग्स. एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि एटलीस्ट फॉर 100-200 वर्ड्स आप लोग ये गेसिंग गेम करना, बिकॉज IBA के टेस्ट में देयर इज अ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. उसमें it highly depends on your English language skills. अगर आपकी grammar, language या reading habits नहीं है, it's going to be a struggle for you guys. And us situation में you have to be good at guessing, at trial and errors, at an educated guess. You guys know what an educated guess is, right? कि जब आपको answer नहीं पता होता, but you eliminate all the impossible options, and then जो possible options है उसमें you try putting in whatever theories you know, whatever logics you know. ठीक है? अच्छा, what are the poem related questions, मैम? अच्छा, वो vary करते हैं. जैसे आई टोल्ड यू ना कि कोई सर्टेनिटी नहीं होती, तो जैसे जैसे अभी पोएम के टॉपिक पे हम एंड में टुवर्ड्स द एंड, तो जैसे हम उसमें आएंगे तो उसमें जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस वक्त आई विल टेल यू गाइस. मैंने राउंड 1 में 1800 के थे, उसमें 2 आए थे. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, इट्स अ गैम्बलिंग गेम के या तो 1800 में से 10-15 भी आ सकते हैं, या तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, वोकैबुलरी इज गोइंग टू आइदर मेक योर ग्रेड और इट्स गोइंग टू ब्रेक योर ग्रेड. इफ यू डोंट डू इट, तो अगर वो आ गया तो इट्स अ वेरी बिग लॉस फॉर यू. लेकिन अगर आपने कर लिए और नहीं आए, इट्स अ लॉस फॉर, मतलब इट्स अ पर्सनल लॉस, राइट? आपके कोई ग्रेड वगैरह पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा. ओके, वो कैप्स कहाँ से याद करें? वो शायद विल प्रोवाइड यू विद द लिस्ट. शुड वी लर्न द वर्ड्स इन टच विद देयर एंटोनिम्स सिनोनिम्स? या देखो, हर वर्ड का अलग अलग है, ठीक है? अगर आपको फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्ड, ठीक है, उसका मीनिंग आपको पता चला और आपको उसका एंटोनिम जो है ना वो लग रहा है कि अच्छा मैंने इसका एंटोनिम याद कर लिया तो मुझे याद हो जाएगा. या अगर कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल स्ट्रीनस एक वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना, बहुत बहुत स्ट्रेंथ लगाना. अब मैंने स्ट्रीनस पढ़ा, मुझे स्ट्रेंथ याद आ गया, ठीक है, स्ट्रेंथ याद आ गया तो मैंने बोला अच्छा, तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ का मतलब है पावर लाइक मेहनत करना. ऐसे मैंने याद कर लिया. यू हैव टू मेक लिंक्स और आपको इसमें बेहतर होना पड़ेगा, ठीक है? मैम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन आते हैं? इट्स नॉट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि इट्स नॉट सर्टेन. हर पेपर में अलग होते हैं. आपको प्रिपेयर करना है स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पैसेजेस के लिए, बड़े पैसेजेस के लिए. देयर आर टाइम्स व्हेन क्लोज पैसेजेस बेसिकली फिल इन द गैप्स होते हैं, ठीक है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो बेसिकली समटाइम्स आपको 2 से 3 वो मिल जाएंगे और एक ही पैसेज मिलेगा. समटाइम्स आपको 3-4 पैसेजेस मिल जाएंगे. कुछ भी सर्टेन नहीं होता IB के टेस्ट में. कैन वी रैंडम सर्च फॉर सिनोनिम्स एंड लर्न? हाँ, यू कैन डू इट. अगर आपको कोई वर्ड है और आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा मैं इसका क्या करूँ, या कोई वर्ड है आपने बोला अच्छा मैं इसका सिनोनिम सर्च कर लेता हूँ, मुझे याद रह जाएगा कि मैंने सिनोनिम के थ्रू करा, दैट्स कंप्लीटली ओके. आपने लिस्ट बना लिया कि अच्छा इसका सिनोनिम ये है, ये है, ये है. लेकिन मेक श्योर कि अगर आप वोकैबुलरी याद कर रहे हो ना, तो इट्स नॉट कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो. मेक श्योर टू लुक बैक. अगर आप कोई 40 वर्ड्स याद कर रहे हो, फिर आपने 40 करे, फिर 40 करे, तो मेक श्योर कि जब आप वो 40 करके आगे बढ़ के नए 40 करो तो पीछे वाले 40 को देख कर जाओ, वरना यू गोइंग टू फॉरगेट ऑल ऑफ इट. इज इंग्लिश वर्ड टफर फॉर द मैथ्स? नहीं, IBA में relatively it's easy than SAT. SAT में English का portion is comparatively difficult, लेकिन IBA के टेस्ट में English का portion is comparatively easier because mostly closed passages and जो comprehensions होते हैं ना वो SAT level के नहीं होते, they are easier. But again that is a very, क्या कहते हैं, ओपिनियन बेस्ड के अगर आपकी इंग्लिश बहुत बुरी है, लाइक बहुत ज़्यादा बुरी है, तो और आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो यू गोइंग टू से नहीं, मुझे तो SAT और IBA की दोनों की मुश्किल लगती है. बट इफ आप एवरेज हो या प्रॉब्ली लिटिल अबव एवरेज, तो फिर आप ये कहोगे कि हाँ IBA की जो है इंग्लिश ज़्यादा ईजियर है. ओके, आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस और शुड आई मूव ऑन? ओके, we're going to start our topic for today, which is passage reading.
Okay, guys. The first concept that is one of the most important concept in any English exam, be it IELTS, be it SAT, be it IBA test, it is the main idea. Okay. Do any of you know what a main idea or a central idea or a purpose of a passage, of a summary, of anything is? Would any of you like to answer it on chat? Okay, since there are no answers, I'm going to move. Okay, crux of the passage, exactly. अच्छा, so the main idea, ठीक है, for those of you who don't know, main idea जो होता है वो आपका it is the entire gist of the passage कि पूरा passage किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है. लेकिन one thing that you have to remember is कि main idea जो है ना किसी specific topic को नहीं टच करता. जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि अली लाइक्स आइसक्रीम, नहीं, अली लाइक्स टू स्टडी मैथ्स एंड अली इज वेरी गुड एट इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ही लाइक्स टू डू मैथ्स व्हाइल ईटिंग आइसक्रीम. तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेन आइडिया जो है वो ये है कि अली लाइक्स आइसक्रीम. नहीं, दैट इज ट्रू कि अली लाइक्स आइसक्रीम, बट दैट इज नॉट द मेन आइडिया, ठीक है. दैट इज अ पार्ट ऑफ द पैसेज. द मेन आइडिया इज कि अली के मैथ्स कैसी है, अली को मैथ्स पसंद है नहीं पसंद, एंड हाउ डज ही डू इट, राइट. इट्स बेसिकली अली एंड मैथ्स. सो आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग, ठीक है. अच्छा, so एक तो मेन आइडिया हो गया. एंड व्हाट इज अ टॉपिक सेंटेंस? अच्छा, so the topic sentence what is basically is कि as इससे नाम से पता चल रहा है, it basically is a sentence or a bunch of sentences that give you a direction कि जो passage है, ये जो paragraph है ना, which direction is it moving towards, ठीक है. आप लोग ने, I'm sure all of you have written compositions, creative writings at some point in your life, and आप लोग ने इंट्रोडक्शन लिया होगा या आप लोग जब कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो रैंडमली स्टार्ट नहीं कर देते. यू गाइज हैव टू गिव अ हेड के भाई हम इस पैराग्राफ में इस बारे में बात कर रहे हैं, अ हिंट टू द रीडर टू व्हाट टू एक्सपेक्ट के बात क्या होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल के अगर मैं बात करती हूँ कि ओके, अगर एक सेंटेंस है, अगर पैराग्राफ है, इट इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है और उससे रिलेटेड जो पोल्यूशन होती है, हाउ व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज डज इट हैव, ठीक है. तो अगर मैंने पैराग्राफ या पैसेज के शुरू में एक सेंटेंस लिख दिया है कि पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, तो व्हेन द रीडर रीड्स दैट, उसके माइंड में सबकॉन्शियसली, इवन इफ यू डोंट वांट टू, उसके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि ओ दिस पैसेज विल प्रोबब्ली टॉक अबाउट pollution and its possible consequences because of industrialization. But in case में नहीं लिखती कोई topic sentence, तो मैं start कर देती हूँ कि the first consequence that ऐसे, तो you will have a very vague idea कि अच्छा ये consequence की बात करें तो आगे क्या बात कर सकते हैं वो, क्या वो सिर्फ एक consequence से focus करेंगे, क्या वो सिर्फ pollution के बारे में बात करेंगे, क्या वो सिर्फ industrialization के बारे में बात करेंगे, we don't know. सही है. तो that is a very weak approach कि आप directly start कर दो. And passages में you will find, ऐसे नहीं होगा सामने लिखा होगा बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, some of it is going to be implicit. Implicit means something that is not mentioned on the surface and you have to dig for it, ठीक है. So वो आपको ढूंढना पड़ेगा. Okay, when we have to choose the best possible title for the passage and sometimes all the options are similar, what to do that? अच्छा, Laiba, we are going to do this when we do bigger passages. The main क्या कहते हैं, the main target for today is कि मैं आप लोग को introduce कराऊँ कि passages का main idea वगैरह क्या होता है, जो बेस्ट वगैरह वाला पार्ट है ना, वो भी going to do with bigger passages. मैम साथ साथ एग्जांपल दिखाते हैं. एग्जांपल्स yes I'll show you guys मेन आइडिया वगैरह की, डोंट वरी. लेकिन अभी आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द बिगर पैसेजेस बिकॉज आप लोग में से कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोबेबली एसएटी दिया है, जिन्होंने प्रोबेबली आईबी का टेस्ट दिया है, बट आई एम श्योर सम ऑफ यू जो पहली दफा दे रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू बर्डन यू एक साथ के इतने बड़े बड़े पैसेजेस दिखा के डरा दूं, बिकॉज ट्रस्ट मी, अब आईबी और एसएटी के पैसेजेस पहली दफा देखोगे ना आप एकदम you going to be demotivated. So इसलिए I'm going to slowly introduce you to bigger passages. आज हम small passages main idea बिल्कुल introduction करेंगे and then as we move on हम bigger passages को introduction में लाएंगे, ठीक है. Okay, so main idea हो गया. अच्छा, main idea versus topic sentence हमने बता दिया, ठीक है. अब what is the difference between a main idea and a theme? This is very very important to understand, ठीक है. देखो, a theme is the message moral categorization of a story. जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैंने एक स्टोरी बताई है अबाउट रोमांटिक कपल, उनकी पूरी प्रॉपर लव स्टोरी बताई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, मैंने सब कुछ बताया, तो उसकी थीम क्या होगी, लव, अफेक्शन, सही है,
this all of this, ठीक है. लेकिन what is the main idea of the story? Probably मैंने अगर story बताई है कि how a guy proposed to a girl etc. पूरा, तो the main idea is going to be a story of a proposal, right? लेकिन अगर मैंने एक और story बताई है about a bond between a mother and a child, ठीक है, बहुत affectionate bond था etc. उसकी भी theme क्या होगी? It's going to be love, ठीक है. लेकिन उसका main idea क्या होगा? The affection या bond between a mother and a child. So do you guys get it? Theme is not mostly unique, it's a most general term, but the main idea that is a subcategory of the theme that is unique. A theme is not unique, but a main idea is a unique concept. See, I hope you guys are following. I'm going to give you examples, don't worry. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद okay, I'm going to share 2 examples with you guys. Main ideas की small exercises हैं, ठीक है. Let me know if समझ आ रहा है. I'm going to paste the passage over here. Give me a second. I want all of you guys to take 2 to 3 minutes and read this passage and try to tell me the answers. मुझे chat पे सब बता दो what answers you can find. I'm going to give you guys 3 minutes to do this. Okay, I'm going to give 1 more minute. 2 answers already आ चुके हैं. Okay, is there anyone जिसको लगता है कि B के अलावा आंसर? जो B बोल रहे हैं वो मैं समझ गई, but is there anyone जिसको लग रहा है कि नहीं B आंसर नहीं है, या जिसको confusion है कि B क्यों है आंसर? Okay, all of you are right. अगर कोई है जिसको नहीं समझ आ रहा है, या if any of you want me to give an explanation कि आंसर B क्यों है, let me know right now, तो मैं समझा दूँ फिर. Okay, I'm guessing सबको समझ आ गया, but since still I'm going to give थोड़ी सी explanation because obviously सब हर कोई बोलना नहीं चाहता कि उसको नहीं समझा, ठीक है. Anyway, so because it is the main theme, okay, but the question is कि main idea क्या है? Theme नहीं है ये. I'll tell you theme. Okay, wait. हाँ, मैं explain कर रही हूँ, ठीक है. देखो, अब आपने पूरा passage पढ़ लिया. I'm going to read it with you guys, ठीक है. Before clocks were made, people kept track of time by other means. In ancient Egypt, people used a water clock. Water dripped slowly from one clay pot into another. People measured time according to how long it took one pot to empty and the other to fill. Candle clocks were common during the Middle Ages. As such, when a candle burned, marks on its side showed about how time had passed. A final ancient way to measure time was the sundial, which used the movement of the sun across the sky. The shadows moving across the face of the sundial showed the current time. ठीक है. अब आप before reading the question, you're going to stop here and you're going to take a minute and you're going to see कि अच्छा इसमें बात क्या हो रही है. तो if आपको pick करना आता है main idea, the first thing that you're going to notice is कि इसमें different ways बता रहे हैं कि कैसे लोग measure time करते थे when clocks were not there, right? So अब हम main idea निकालते हैं. ठीक है. So someone said D, ठीक है, and it's easily मतलब easy है कि आप confuse हो जाओ कि आंसर D है if you don't know how to pick the main idea. And आप एक concept है, there is this concept called the big picture. एक second. The big picture idea. Okay. So ये basically होता है कि you have the ability या you know कि बिग पिक्चर और एक स्पेसिफिक आइडिया में क्या फर्क है. लाइक मैंने जो भी अली वाली एग्जांपल दी थी उसमें इट वाज ट्रू कि ही लाइक्स आइसक्रीम,
but that was not the big picture. The big picture was Ali and maths, right? So although it was true, लेकिन वो answer नहीं था, because that was not the main idea. The focus is on the main idea. Again, question होता है, what is one idea that the author suggests? Then it would have been true. लेकिन मैं यहाँ पे main idea पूछ रही हूँ, ठीक है? तो main idea is something जो आपके, अगर आप उसको हर सेंटेंस के साथ रिलेट करो तो आपको लगेगा कि हाँ मेन आइडिया भी यही बोल रहा है, ये सेंटेंस भी यही बोल रहा है, ठीक है? सो हम हर ऑप्शन पे जाते हैं, एंड देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड टेक्निक. अगर आपने एसएटी पढ़ा हुआ है या इफ यू आर क्या कहते हैं अवेयर ऑफ दिस, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी इम्पॉसिबल आंसर्स आपको लग रहे हैं, आप फर्स्टली उनको एलिमिनेट कर दो. बिकॉज जब आप कोई मुश्किल क्वेश्चन देखते हो या व्हेन यू सी अ क्वेश्चन जिसका आपको आइडिया नहीं होता या आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, इट्स वेरी इजी टू गेट इंटिमिडेटेड, ठीक है? तो द इजीएस्ट अप्रोच या द मोस्ट लॉजिकल अप्रोच टू डू दिस इज कि आप जितने आंसर्स आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं होंगे, यू एलिमिनेट देम. तो ये पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. आपके 4 ऑप्शन होते हैं, पहले आपके पास 25% ऑप्शन का आंसर होता है. व्हेन यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शन, द probability of each option increases, ठीक है? तो इससे आपको इजी हो जाता है. एंड प्लस आई नो इट मे साउंड कि भाई एलिमिनेशन से क्या होगा, हमें तो राइट ऑफ द बैट पता चल रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, इससे आपकी इफ यू हैव एग्जाम एंजाइटी या आपको कोई टेंशन है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, इट हेल्प्स यू reduce your possibilities, ठीक है? तो आपको उससे हेल्प हो जाती है. Okay, the first option is कि as such when a candle burned, marks on its side showed about how time had passed, ठीक है? Yes, that is true, but do you think कि अगर मैं लास्ट लाइन पढ़ती हूँ कि the shadows moving across the face of the sundial showed the current time, do you think कि अगर ऑप्शन ए को मैं मेन आइडिया सेलेक्ट करती हूँ तो लास्ट सेंटेंस से भी वो रेजोनेट कर रहा है? नहीं, बिकॉज या मेन आइडिया अगर मैं कैंडल वाला सेलेक्ट करती हूँ और मेरा सेंटेंस तो बात ही सन डायल की कर रहा है, तो ऑल्दो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, इट इज नॉट द मेन आइडिया, ठीक है? बिफोर क्लॉक्स वर मेड पीपल केप्ट ट्रैक बाय अदर मीन्स, ठीक है? अगर मैं कोई भी रैंडम सेंटेंस उठा लूँ, ठीक है, लाइक पीपल मेजर टाइम अकॉर्डिंग टू हाउ लॉन्ग इट टुक, ठीक है, हाँ दैट इज पार्ट बी, मीन्स का बता रहा है. अगर मैं सन डायल वाला पॉइंट ले लूँ, यस दैट इज टॉकिंग अबाउट मीन्स. अगर मैं कैंडल वाला पॉइंट ले लूँ तो यस. तो अगर आप basically main idea is कि आपकी most of the sentences या all sentences should resonate with your option, ठीक है? So when you select your option, take a minute, select a random sentence and बोलो क्या ये मेरा main idea इस पे उतर रहा है, क्या ये बात अग्री हो रही है इससे, ठीक है? So option number C is in ancient Egypt people used a water clock. Again that is true, but इसकी भी same explanation as part A. Even though it's true, ये आप हर sentence पे हर idea पे आप इसको implicate नहीं कर सकते. And all of the above is not true because even though option A, B, C are true, they're not going with the answers. Main idea पे नहीं जा रहे. इसलिए option number B is the answer. Is there any question that you guys have right up till now? समझ आ रहा है सबको? Okay, I'm going to move on and give you one more example, ठीक है? तो जिसको कुछ problem हो, कुछ भी, I'm going to share another example, ठीक है? एंड ये मैं बिल्कुल छोटे पैसेजेस करवा रही हूँ ताकि आप लोग इंटिमिडेट ना हो. एंड एज टाइम ये नहीं सोचना कि ऐसे इतनी इजी करवा देंगे. दिस इज जस्ट अ बेसिक एक्सरसाइज बिकॉज रिमेंबर हर कोई जो इस क्लास में बैठा है हर किसी को हर चीज़ नहीं पता होती. यू मे थिंक कि ये तो बहुत आसान करवा रही है, बट सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि ये कैसे होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगी. So, इसलिए वी आर गोइंग टू बिल्ड ऑल ऑफ दिस स्लोली, ठीक है? Okay, so I want you guys to take 2 minutes and try solving this. Tell me the answer in the comments. किसी के पास भी आंसर नहीं आया अभी तक?
मैम जो आपने रैंडम सेंटेंस पे करके चेक करने का कहा वो समझ नहीं आया. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इसमें से रिलेट करके. ओके ओके, बी एंड सी में कंफ्यूजन है. ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांटेड. सही है. ओके, देयर इज इनफ कंफ्यूजन. अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू गाइस. ठीक है. ओके, द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. देखो, सबसे पहले we're going to start reading. Say, human beings have always polluted their environment, but in the past, it was easier for them to move on and live somewhere else. We're going to stop here. We're going to take a minute and we're going to see कि ये क्या चीज है. This is the first sentence is something जो मैंने अभी समझाई थी ऊपर. Which type of sentence is this? Anyone? अभी ऊपर समझाई थी टॉपिक सेंटेंस. परफेक्ट. ठीक है, बट अगर आप शुरू से स्टार्ट करो, इट सेज ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑल पोल्यूटेड देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, यू गोइंग टू यूज से कि अच्छा इसमें पोल्यूशन की बात होगी कि ह्यूमंस ने कैसे पोल्यूट करा. हाउएवर you have to move on and say, but in the past it was easier for them to move on and live somewhere else. So this sentence is telling कि हाँ pollution तो है, लेकिन पहले तो मूव करना आसान था. So the main idea या the main, अभी मैंने पैसेज नहीं पढ़ा. इमेजिन मैंने पैसेज नहीं पढ़ा हुआ, मैंने सिर्फ टॉपिक सेंटेंस पढ़ा है. तो इफ मुझे क्लैरिटी है कि मेन आइडिया को निकालते कैसे, तो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज गोइंग टू बी कि अच्छा, although pollution is an important theme इस पैसेज में, लेकिन the passage is probably going to talk about कि क्यों अब मुश्किल है pollution को कंट्रोल करना या मूव ऑन करना. Are you guys following मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है. उसके बाद जो है they knew that given time, अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि why it is difficult अब. ठीक है, if topic sentence होता है human beings have always polluted the environment in many ways, तो फिर we could have said कि हाँ ये passage जो है ना, या ये जो paragraph है ना, it's probably going to talk about how they polluted the environment. but जहाँ पे but की बात आ जाती है, जहाँ पे it's other sentence को join कर देते हैं, तो आपका emphasis slowly उसकी तरफ divert होता जाता है. and you should be able to recognize कि अच्छा बात होगी इसमें pollution की, but this passage is mainly going to talk about the difficulties जो अब हो रही है और जो पहले नहीं थी. ठीक है. So okay, they knew that the given time the environment would take care of pollution they left behind, and they relied on the out of sight out of mind philosophy. Basically वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक जगह से मूव कर गए, अगर वो कहते हैं ना कि आपके सामने कोई चीज नहीं तो आपके दिमाग में भी नहीं होगी, तो अगर आपने किसी जगह को पोल्यूट कर दिया बट यू मूव ऑन, तो यू नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट कि अच्छा मैंने जो अपना पुराना घर छोड़ा था या मैंने जो अपनी पुरानी कम्युनिटी छोड़ी थी उसमें क्या हो रहा होगा. नहीं, यू नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, यू हैव अ लॉट ऑफ लैंड टू मूव, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम बिफोर. ठीक है. टुडे एन इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन व्हिच यूजेस एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्सेज नो लॉन्गर हैज द लग्जरी टू इग्नोर पोल्यूशन. वी गोइंग टू स्टॉप हियर. हमें अब पता है हमारा मेन आइडिया था कि व्हाई इट वाज डिफिकल्ट. तो ये आपने सेंटेंस पढ़ा, टुडे एन इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन व्हिच यूजेस एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज नो लॉन्गर हैज द कैपेसिटी टू इग्नोर पोल्यूशन. टू स्टॉप यू से अच्छा ये रीजन है, द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज द रीजन. यू गोइंग टू टेक अ मेंटल नोट कि अच्छा ये बात होगी ह्यूमन पॉपुलेशन की, या इफ सम ऑफ यू आर नॉट गुड विद मेंटल नोट्स यू कैन टेक अ पेंसिल एंड यू कैन जस्ट हाईलाइट ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है. उसके बाद यू गोइंग टू मूव ऑन. द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली, मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है बट आई न्यू कि ह्यूमन पॉपुलेशन की आगे बात होगी, एंड दे आर गोइंग टू build it in sentence 4. ठीक है. The human population is approximately 7 billion. Our overall energy consumption has gone up by 100 from 2,000 per person day to 230,000 per person day in a modern industrial nation like the United Nations. ठीक है. The example the United Nations की, this high energy consumption allows us to mass produce many useful and economically affordable organic products that pollute the atmosphere and groundwater, damage forests and lakes, causing global warming and even deplete the ozone layer. The main idea of the passage is, since A and D किसी का आंसर नहीं था, I'm going to skip that. If आप में से कोई भी ऐसा है जिसको आंसर A और D लगा है, let me know now, मैं उसको भी explain करूँगी. Because main confusion was between B and C, right? I'm going to move to B and C. अच्छा, C was the wrong answer. We're going to do that before. ठीक है. देखो, एलिमिनेशन मेथड से A and D हमने एलिमिनेट कर दिया. आपकी मतलब एक जो इंटिमिडेशन होती है क्वेश्चन को देखकर, दैट्स गोइंग टू रिड्यूस ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको पता है अब 2 आंसर है. इवन इफ आपको आंसर नहीं पता, लाइक आपको बिल्कुल ब्लैंक हो, यू गोइंग टू टेक एन एजुकेटेड गेस एंड आपको पता है कि 50% चांस है, 50% नहीं है. सही है. तो दैट्स हाउ एलिमिनेशन हेल्प्स यू. ठीक है. ओके, पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग एन एनवायरनमेंट. एज आई सेड अबव, दैट इज ट्रू. दैट इज a theme. Pollution is a theme of this passage. Theme क्या हो सकती है इसमें? pollution हो सकती है. Ways नहीं, reasons why pollution is not ignored, मतलब reasons why humans are not
humans don't have the luxury to ignore pollution right now. This is the theme, right? कि humans and pollution. लेकिन जो random sentence वाली बात है, I'm going to implicate over here कि आपने select कर लिया. This was just something that you can do. It's not necessary. It's something मैथ्स में होती है ना कि आप एक सॉल्व करके अलजेब्रा करके आप उसी ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन में डाल के चेक करते हो कि आपका आंसर आ भी रहा है या नहीं. दैट इज एग्जैक्टली सेम थिंग बट इन वर्ड्स. ठीक है. सो अगर मैंने बोला है कि पोल्यूशन इज डिफिकल्ट, नहीं सॉरी, पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट, तो मैंने कोई भी रैंडम सेंटेंस उठा लिया. द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सिमेटली 7 बिलियन टू 30% ब्ला 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 इंडस्ट्रियल नेशंस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. the human population is approximately 7 billion. Our overall energy consumption has gone up by 100-fold, etc., etc., etc. in the United States. यहाँ पे कहीं भी pollution की बात नहीं हो रही. I know ऊपर भी human population की बात नहीं हो रही, but यहाँ पे the main emphasis is how human population is related to pollution. ठीक है, not the other way around. इस passage में we are not saying कि pollution कैसे human population को harm करिए. We are saying कि human population कैसे affect करिए pollution को. I hope that makes sense to all of you. इसलिए जो है ना C part नहीं है. So जो मुझसे पूछ रहे, I don't remember, जो मुझसे पूछ रहे थे कि relate कोई भी random sentence का है, I hope that makes sense कि it's not something that you have to do, but it's something जब आप sure नहीं हो कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप ये नहीं कि आपका हर sentence पे वो main idea जाएगा. It is try करा करो, बीच का sentence उठाया करो, because देखो you cannot just go into कि आप ऐसे start कर दो कि the human population is the main reason. नहीं, तो शुरू के एक दो sentence and last के एक दो sentence are going to always talk about the main theme. जैसे pollution की बात होगी यहाँ पे. ठीक है. तो मैं pollution की बात होगी, लेकिन जो middle जो कहते हैं ना कि आपका जो chicken part होता है, हम conclusion introduction को bread part बोलते हैं, जो आपका main meat part होता है ना, उसमें से you can select any sentence and that is completely up to you. It's not something कि मैं बोल रही हूँ हर दफा करना जरूरी है, लेकिन that is probably going to help some of you and some of you are going to find it completely unreasonable and you know unnecessary. It's completely up to you. तो is that clear या मैं दोबारा कुछ explain करूँ? Okay, ठीक है. So मैंने ऊपर बात की थी big picture versus specifics की. ठीक है. So that was a concept that I told you guys, but how does it come in IBA या ICT का question? मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोगों को specific ideas को ignore करना है, लेकिन वो question आता कैसे? Basically question आता ऐसे कि वो कहता है, एक phrase होता है best describes, ठीक है, या best suitable. ठीक है. What does this mean? अगर मैं सिर्फ डिस्क्राइब और सिर्फ सुटेबल को रखूं तो दैट मीन्स कि कोई एक आइडिया निकालो जो ऑथर की बात से रेजोनेट करे. बट व्हेन आई इंक्लूड द वर्ड बेस्ट इन इट, इट मीन्स कि ऑल्दो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक नोट ऑफ दिस कि the best described thing means कि I'm going to write it over here. Wait. Yeah. The best described thing means कि even though you might have more than one true answers. ठीक है. The true is the main word over here. True answers, they're not all going to be the best answers. ठीक है. मैं इसका मतलब बताती हूँ. देखो, one thing I want to make clear to you guys is कि people don't make English की notes. ठीक है. They think कि भाई ये concept हमें याद रह जाएगा, but trust me, जब मैं आप लोग के टाइम में जब मैं अपने टाइम में दे रही थी, तो मैंने जब नोट्स बनाए हुए थे, तो एंड में जाकर you're going to realize कि ये concept कहाँ से था, ये क्या था, मुझे नहीं पता ये क्या था. So try making notes. ठीक है. And okay, I'm going to open the chat box now. ठीक है. So अच्छा, अब ये best describe वाला question है. अब मैं अगर यहाँ पे ऊपर move कर जाऊँ, एक सेकंड, ये जो मैंने ऊपर आप लोग को एग्जाम्पल दिए. ठीक है. What if मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करती हूँ? तो इधर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो, IBA probably some questions are going to be like what is the purpose, what is the main idea, but some questions are going to be twisted. वो ये कहेगा which option best describes the central purpose of this passage. ठीक है. सही है. Answer is going to remain the same, लेकिन यहाँ पे किस चीज की बात आ गई? Best description की, best idea की, best suitability की. Again, A or C, A, C or D, everything is right. वो सब passage में है. But
that does not give a generalized idea. Generalization, representation, ठीक है, ये दो concepts होते हैं. Generalization, representation basically means कि जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि समझो मैं एक 1000 people को, मेरी पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, उसमें से मैं सिर्फ 10 लोगों को सर्वे करूँ, तो डू यू थिंक कि उन 10 का अगर मैं सर्वे करूँ या 100 को करूँ, तो डू यू थिंक कि वो 10 का आंसर रिप्रेजेंट करेगा पूरी पॉपुलेशन को 100 का? ऑब्वियसली 100 या उससे ज्यादा, बिकॉज द मोर जनरलाइज्ड द आइडिया इज द बेटर द रिजल्ट इज, राइट? तो इधर यही बात हो रही है कि मैं ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो 10 का रिजल्ट गलत है. नहीं, वो गलत नहीं है, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल, इट्स नॉट जनरलाइजेबल, इट्स नॉट रिलायबल, इट्स नॉट, क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पैसेज. ठीक है, तो इसलिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन के आंसर्स ऐसे आ सकते हैं. ये सेम क्वेश्चन कैन रिमेन द सेम, बट ये चेंज कर देंगे कि व्हाट व्हिच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स या इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज. ओके मैम, कैन वी टेक क्वेश्चन ऑफ एवरी लाइन? की एक एक लाइन का क्या मतलब, मे बी आइडिया हो जाए कि किस चीज की बात हो रही है. आई डोंट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू रिफ्रेज इट? Can we make question of every line? देखो, yes you can do that, but again it's going to be very time consuming. हाँ, I'm going to, मैं आप लोग को ये passage read करने के ways भी बता रही हूँ. I hope that answers your question. And ये अभी तक मेरा सब कुछ move हो चुका है, ठीक है, मेरा सब कुछ agenda आज complete हो चुका है. The last thing that I'm going to tell you guys is ways to read a passage. ठीक है, मैं आप लोग को ये बता रही हूँ. इससे पहले अगर किसी के कोई भी question है तो मुझे ये बताओ. No worries, I hope ऐसे समझ आता रहे. Can they ask which is the contradictory statement? Yes, वो पूछेंगे, exactly वो पूछेंगे कि ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी in my third lecture, ठीक है, लेकिन अभी I'm going to give you an idea since you have this question कि there are going to be times जो बहुत unusual होगा कि उसमें 3 answers correct होंगे और 1 wrong होगा, and वो आपको पूछेगा कि what is the wrong answer. And 7 out of 10 people out of exam anxiety what they do is कि वो not के word को नहीं पढ़ते. ठीक है, तो अगर मैंने इसमें से मैंने समझो ये यही क्वेश्चन मैं रहने देती हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन डी को चेंज कर देती हूँ और मैं कह देती हूँ कि ऑप्शन डी को मैं कह देती हूँ कि पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर ह्यूमंस राइट नाउ. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया. क्या आपको, देखो, यू आर गोइंग टू थिंक कि हाँ है पॉपुलेशन बिगेस्ट कंसर्न, पॉल्यूशन बिगेस्ट कंसर्न, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन बिगेस्ट कंसर्न. ठीक है, लेकिन जो है ना, क्या कहते हैं, क्या ये ऑथर ने मेंशन करा है? नहीं करा उसने. अपनी देयर इज दिस थिंग कॉल्ड व्हाट द वर्ड फॉर इट, कि आप जो है ना अपने आइडियाज को साइडलाइन करते हो जब आप पैसेज रीड कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस. ठीक है, स्पेशली ऑन टॉपिक्स दैट आर ऑफ योर इंटरेस्ट. लेकिन आपको बहुत अनबाइस्ड होकर टॉपिक पढ़ना है. यू हैव टू रीड इट एज इफ यू आर द ऑथर. ठीक है, आपको अपने ओपिनियंस नहीं घुसाना. ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि हाँ पोल्यूशन इज द बिगेस्ट रीजन, बट क्या ऑथर ने कहीं उसको मेंशन करा है? नहीं, उसने सिर्फ इतना बोला ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट. उसने कहीं भी ये बोला है कि पोल्यूशन इज द बिगेस्ट कंसर्न? नहीं, उसने कहीं भी नहीं बोला. तो आप ऑथर के वर्ड्स को ट्विस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, यू हैव टू रिमेन फोकस के ऑथर ने इम्प्लाई करा, यानी अगेन दिस इज अ वेरी एडवांस कंसेप्ट जो मैं थर्ड में आके बताऊंगी, थर्ड लेक्चर में आके. इफ सम ऑफ यू आर नॉट गेटिंग दिस तो डोंट वरी, ये थर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी थर्ड लेक्चर में. अभी आई एम जस्ट आंसरिंग लाइपास क्वेश्चन राइट नाउ कि फिर ऑप्शन डी उसमें आंसर नहीं होगा. तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कि which of the options are not true for the passage, and they're not going to highlight the word not. Trust me, वो जितना subtle होकर not लिखेंगे ना, मतलब वो ऐसे सेंटेंस में नॉट इंक्लूड करेंगे कि इफ आप एंशियस होकर पढ़ रहे हो, इफ आपको फोकस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं, यू मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू मिस द नॉट का वर्ड, एंड दैट हैज हैपेंड टू द बेस्ट ऑफ अस. इवन मुझे शुरू में बहुत होता था कि यार ये तो नॉट लिखा था, मैंने पढ़ा ही नहीं, और मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती थी कि 3 आंसर्स सही है तो मैं कौन सा सेलेक्ट करूं. लेकिन जब आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हो, इट सेज ओ नॉट है. दैट इज अ टाइम ट्रिकिंग क्वेश्चन कि वो आपका टाइम उसमें वेस्ट होता है. तो आप ये जरूर पढ़ लेना कि नॉट है या नहीं. ठीक है, तो वन आंसर समटाइम्स कैन बी रॉन्ग. ठीक है, कैन वी यूज एरिका मेल्जर रीडिंग बुक फॉर दिस? if I'm not Erica Melzer, SAT की बुक है, right? तो you can, but remember SAT के जो questions होते हैं ना, they are very advanced. वो मतलब उसमें ऐसे questions होते हैं कि if you do that और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आपका IBA टेस्ट आपके लिए हल्का है. लेकिन I would not suggest it for people जिनकी इंग्लिश अभी अच्छी नहीं है या जो बहुत वीक है कॉन्सेप्ट्स में. देखो, प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हो. ठीक है, एरिका मेल्जर की बुक भी आप यूज कर सकते हो, आप कुछ भी रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, आप एसएटी के पैसेजेस भी यूज कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि अभी ना करो,
अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल जो आज मैंने बात की वो आपके लिए न्यू थी, या ये आपका फर्स्ट टाइम है सेशन को इंग्लिश का अटेंड करते हुए, या ये फर्स्ट राउंड है आपका, तो अभी ना करो, इट्स अप टू यू अगेन, ठीक है। अगर आपसे हो रहा है आप कर लो, लेकिन इट्स नॉट जो मैं बोलूँगी कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी आप वो करो, ठीक है। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू गाइस विद सम पैसेजेस, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे किस पैसेजेस को हमें उठाना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मेरे पास है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, शायद भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, एंड हम इंशाल्लाह टारगेट इसके जून के स्टार्ट में भी गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आईबीए के 5 पेपर्स, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि 4 to 5 to 6 जितने हो सके, आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइस विद देम, और जितने आप लोगों को 5 पेपर्स पुराने मिलते हैं यहाँ प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें से भी पैसेजेस कर सकते हो जो सवाल यूनिट का बना सकें, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या आपके पास बहुत वक्त है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी, यू कैन डू अरेका मेजर, बट इट्स नॉट कि समथिंग जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी फॉर आईबी का टेस्ट, ठीक है। इफ यू हैव टू चूज योर इनकरेक्ट ऑप्शन, व्हाट विल इट बी? इसमें कोई भी, अच्छा, सिंस द क्वेश्चन इज द मेन आइडिया, तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो 3 है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को टिल्ट कर दूं और मैं बोल दूं कि अगर मैं बोल दूं कि which of the options is not true about the author's stance to the passage, फिर भी सब सही है, क्योंकि हर चीज की तो बात हो रही है ना पैसेज में। लेकिन अगर मैं आपको ये समझाऊं कि मैंने एक ऑप्शन चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया कि पोल्यूशन इज द बिगेस्ट कंसर्न अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स, दैट इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज कहीं भी इंप्लाई नहीं किया गया कि ऑथर ये बिलीव करता है कि भाई पोल्यूशन इज द बिगेस्ट रीजन, ठीक है। उसने कहा है कि हाँ, इट इज अ क्या कहते हैं, बिग negative externality या a big consequence for the humans, but it is not the biggest consequence, ठीक है। तो आप अपनी biasness को हटाओगे, आप बिल्कुल ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, यू हैव टू ट्राई टू बी द ऑथर, कि आप ऑथर बन के सोचो कि अच्छा उसने ये बात की है क्या, नहीं उसने कहीं भी नहीं की, तो ये ऑप्शन मेरे लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आर देयर एनी मोर क्वेरीज, और या मैं अपने लास्ट एजेंडा की तरफ मूव करूं? Since there are no more queries, ठीक है, सही है। So what I'm going to tell you guys is probably going to sit with you well, yeah, it's not going to, ठीक है। some of you are going to think कि ये क्या, कौन सी, कैसे बता रही है, ऐसे तो हमारा टाइम चला जाएगा एक्सेट्रा, लेकिन I'm going to tell you some ways of reading passages and I'm going to tell you my personal experiences with them, ठीक है। देखो, जब मैंने पैसेज रीडिंग स्टार्ट की थी, मैंने एसईटी दिया था ना, जब मैंने पैसेज रीडिंग स्टार्ट की थी, सो देयर आर बहुत सारे वेज कि आप पैसेज को रीड करो। हर किसी की मेंटल कैपेसिटी अलग होती है, एज आई मेंशन बिफोर, राइट। तो यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बता दिया कि यार ये बेस्ट है, आपसे ये हो रहा है तो ये ठीक है, वरना आप कुछ गलत करो, ऐसा नहीं है। इट्स द सेम विद पैसेज रीडिंग, ठीक है। हर की रिटेनिंग पावर अलग होती है, हर की एग्जाम एंजाइटी अलग होती है। सम पीपल आउट परफॉर्म इन एग्जाम्स बट वो प्रैक्टिस में नहीं कर पाते, सम पीपल आउट परफॉर्म इन प्रैक्टिस बट एग्जाम्स में नहीं कर पाते, सही है। तो इट्स कंप्लीटली कंप्लीटली सबके अलग है, हर इंसान के अलग होता है, ठीक है। सो देयर आर 2 or 3 स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हो पैसेज को रीड करने के लिए, पैसेज की इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए। बिकॉज देखो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पैसेज पढ़ते जा रहे हो रोबोट की तरह, ह्यूमन बीइंग पूरा पढ़ लिया मैंने, पैसेज मेन आइडिया पाया, आपने बोला ओ मेन आइडिया, चलो मैं अच्छा मुझे पैसेज दोबारा देखना पड़ेगा, क्या बात हो रही थी, अच्छा नहीं नहीं नहीं, तो दैट इज गोइंग टू डबल योर टाइम, कह रहे आपने एक दफा पैसेज तो पढ़ लिया, आपने समझा भी, आपने पढ़ लिया, अच्छा पॉल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन आपने उसको क्रिटिकली रीड नहीं करा, आपने उसको स्ट्रैटेजिकली रीड नहीं करा। देखो, रीड करना अलग होता है, स्ट्रैटेजिकली रीड करना अलग होता है, ठीक है। आप स्टोरी बुक्स को रीड करते हो, आप जब आई एम श्योर आप स्टोरी बुक से पढ़ते हो, 9 out of 10 आर यू नॉट गोइंग टू थिंक अच्छा इसमें मेन आइडिया क्या था, इसमें समरी क्या थी, नहीं, आप बस यू जस्ट रीडिंग इट फॉर फन। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो, या कोई बुक्स पढ़ते हो, एनीथिंग आर्टिकल, अगर आप इंटरनेट पे कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ते हो, कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हो, तो आप ये नहीं सोचते कि अच्छा ऑथर ने पहले सेंटेंस में ये बात की है, इसका मतलब है ये तो ऐसे मूव करते, नहीं, सही है, दैट इज जस्ट रीडिंग। बट अगर मैं आपको कह दूं कि यार आपको उस आर्टिकल की समरी लिखनी है, तो यू गोइंग टू सी अच्छा पहले सेंटेंस में ये बात की, ओके सो दिस इज गोइंग टू बी द जिस्ट ऑफ द आइडिया, जिस्ट है ये पैसेज का, सो गेट इट। तो एक चीज होती है रीड करना, एक चीज होती है क्रिटिकली रीड करना, सही है। हम IBA के टेस्ट में, एसएटी के टेस्ट में, जितने भी ये इंग्लिश के आइल्स वगैरह होते हैं, वी रीड स्ट्रैटेजिकली, वी रीड एनालिटिकली, हम एवेल्युएट करते करते पढ़ते, वी जस्ट डोंट रीड फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, ठीक है। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट जो मेरे पास है, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू गाइस, सम ऑफ यू गाइस, इसके कुछ लोग होते हैं जो जब पैसेज पढ़ रहे होते हैं ना, उनको ये, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार ये मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, क्या ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो मतलब ये मुझे हेल्प करेगी या नहीं। तो आप ना पैसेज रीड करने के बजाय आप ये फोकस करने लग जाते हो कि यार ये क्वेश्चन के हेल्प करेगा नहीं करेगा, ये मुझे मतलब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये क्या है, वो पहले क्या कर सकते हैं, वो पहले क्वेश्चंस को सिर्फ स्किम करें,
मतलब 10-15 मिनट ना लगाएं, जस्ट रीड. अच्छा मेन आइडिया क्वेश्चन क्या है, अब 10 क्वेश्चन में अगर मेन आइडिया की बात हो रही, थीम की बात हो रही, अच्छा ठीक है तो मुझे ये निकालना है, ऑप्शंस ना पढ़ो, जस्ट बेशक रीड दी क्वेश्चन, स्किम करो विद इन 2 मिनट्स एंड देन रीड द पैसेज. आपको एक हेडेड अप्रोच होगी कि अच्छा एक मेन आइडिया का तो क्वेश्चन था, आपने एक साइड में नोट्स बना लिया, मेन आइडिया, थीम, टॉपिक, सेंटेंस, पर्पस, जो भी, ठीक है आपने बना लिया, ठीक है. और जैसे एक क्वेश्चन है पैराग्राफ 4 के बारे में, आपने लिखा पैराग्राफ 4 इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो कुछ लोगों को ऐसे हेल्प होती है कि अच्छा पहले हम क्वेश्चंस को स्किम कर लें और हम क्वेश्चंस को गाइड लेते हुए हम पैसेज को पढ़ें, ठीक है. फिर कुछ लोग होते हैं जो पैसेज को गाइड लेकर क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है. अब ये नहीं है कि अगर आप यू, इट्स नॉट कि टाइप 1 और टाइप 2, यू कैन बी अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है. आई एम मिक्स ऑफ बोथ टू. कुछ पैसेजेस जैसे मेरी फील्ड जो इकोनॉमिक्स की है, ठीक है, तो जो इकोनॉमिक रिलेटेड पैसेज होते हैं उसमें मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं कि वो क्या बात है, देन आई रीड द क्वेश्चन एंड आंसर. लेकिन प्रॉब्ली साइंस की बात है ये, विच इज द वर्स्ट सब्जेक्ट इन माय ओपिनियन, मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है. तो अगर मैं फिजिक्स वगैरह कुछ पढ़ रही हूँ, फिजिक्स वगैरह का पैसेज पढ़ी, तो व्हाट आई विल ट्राई इज कि मैं पहले एक पैसेज के क्वेश्चन 3-4 देख लूँ, अच्छा, ताकि मुझे एक एंशियसनेस कम हो जाए कि अच्छा मुझे मेन आइडिया निकालना है, मुझे टॉपिक सेंटेंस निकालना है, मुझे पर्पस निकालना है, मुझे थीम निकालनी है, मुझे आएगा फोर सही से पढ़ना है बिकॉज क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है. मैं साइड में नोट्स बना रही हूँ या मेंटल नोट्स बना रही हूँ, पेंसिल से नोट्स बना रही हूँ या मेंटल नोट्स बना रही हूँ, एंड देन आई रीड द पैसेज उस डायरेक्शन में, ठीक है. सम ऑफ यू वर्क वेल डायरेक्शन पढ़ते हुए पैसेज में, एंड सम ऑफ यू पूरा पैसेज पढ़ के फिर आप क्वेश्चन देखते हो. तो ये 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है. फिर एक और स्ट्रैटेजी जो होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको बड़े बड़े पैसेजेस ओवरवेलम कर देते हैं कि ओ ये तो 2 पेजेस का पैसेज है, शिट ये मुझसे कैसे होगा, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि ये तो कितना बड़ा पैसेज है और ये तो है भी फिजिक्स के बारे में, ये मैं कैसे करूँगी, मुझे तो होगा ही नहीं, ठीक है. तो ऐसे पैसेजेस के लिए व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू पिक अप अ पेंसिल, ठीक है. पैराग्राफिंग हुई भी होगी, प्रॉब्ली 2 पेजेस का पैसेज है, 2 पेजेस का पैसेज है, तो इट इज गोइंग टू बी 6 to 8 पैराग्राफ्स. व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, आप पढ़ोगे, सही है, आप बोलोगे अच्छा इसमें ये बात हो रही है, आपने साइड में नोट, जैसे समझो जो ये ऊपर ह्यूमन बीइंग वाला पैराग्राफ लिखा है, दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर एग्जांपल, ठीक है, सही है. या समझो इसमें कितने 6 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो समझो 6 पैराग्राफ्स है बेसिकली, सही. तो आपने बोला पहला पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन. आपने साइड में 2 पॉइंट्स लिख दिए, 2-3 पॉइंट्स लिख दिए कि छोटा पैराग्राफ लिख दिया कि पोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप हर पैराग्राफ की एक एक दो वर्ड्स, एक एक दो लाइन लिख लोगे. जैसे अगर सेकंड सेंटेंस है कि ड्यूरिंग एट गिवन टाइम इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वुड हैव टू टेक केयर ऑफ पोल्यूशन, दे लेफ्ट बिहाइंड एंड दे रिलाइड ऑन द आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड पॉलिसी फिलॉसफी. तो समरी पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, तो आपने इसके साइड में लिख लिया कि फैसिलिटी टू मूव या moved out of polluted land, सही है, ऐसे करके. तो जब आप वापस क्वेश्चंस देखने पे आओगे ना, तो आपको आंसर्स को सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने एक हेडेड होगा, आपके सामने एक डायरेक्शन होगा कि अच्छा इस पैराग्राफ में तो ये बात की हुई थी मैंने. बिकॉज देखो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने क्वेश्चंस पढ़े और दोबारा पूरा पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है. तो अगर आपके पास एक समरी 3-4 वर्ड्स, आप पूरा 3-4 वर्ड्स लिख लिया आपने कि अच्छा इस साइड में लिख लिया, अच्छा इस पैराग्राफ में ये बात हुई, एंड देन आपने उस हिसाब से क्वेश्चंस को एड्रेस करा, ठीक है. You said transition paragraphs. What are these? मैंने कब कहा transition paragraphs? Did I mention them? अच्छा, I did not mention them, right? But since okay, like you have asked, मैं समझा देती हूँ. देखो transition paragraph, transition sentences. क्या मैम मैंने क्वेश्चन क्या था? Okay, I'm going to scroll the chart upper way. Actually, transition paragraphs and transition paragraphs या sentences, they're basically to shift the mindset, the subconscious mindset of the reader, ठीक है. अगर let's say मैं आपको कहती हूँ कि pollution is the biggest cause for example ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ठीक है. मैंने उसका पूरा पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है. मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने लिख दिया कि इट इज नॉट द बिगेस्ट कॉस्ट, सम थिंग्स आर गोइंग टू गो अगेंस्ट, ऐसे करके. तो आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, अभी तो ऊपर ये बात की, अब ये बात की. तो देयर नीड्स टू बी अ ट्रांजिशन. आपने ट्रांजिशन लिख दी. हाउएवर although it might be considered a biggest problem for some environmentalists, others argue that there are far bigger problems than this. Do you get it? तो ये एक ट्रांजिशन हो गया. इससे सबकॉन्शियसली रीडर का माइंड डाइवर्ट होता है कि अच्छा ऊपर वाला टॉपिक खत्म हो गया है, अब हम इससे ट्रांजिशन करके शिफ्ट करके दूसरे उसमें जा रहे हैं. टू शिफ्ट द माइंडसेट के आगे समझ नहीं आया मैम वॉइस कट. अच्छा अब आवाज आ रही है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. आवाज आ रही है? ओके. अथर्वा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. आपको मेरी आवाज आ रही है? सो मैं दोबारा बोलूँ. ओके, सो मुझे रिपीट. देखो
ट्रांजिशन बेसिकली ना आपकी या तो देखो अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है, लेट्स से अगर 15-20 पैराग्राफ की, सॉरी बहुत बड़ा पैसेज है, 15-20 पेजेस की रिपोर्ट है, देखो आईबी के टेस्ट के लिए मैं जनरली बता रही हूँ, ठीक है, तो उसमें देयर इज गोइंग टू बी ट्रांजिशन पैराग्राफ। लेकिन जो हम जहाँ तक पैसेजेस वगैरह की बात करें ना, तो उसमें प्रॉब्ली 6 to 8 पैराग्राफ, 4 to 5 पैराग्राफ्स होंगे, तो देयर गोइंग टू बी ट्रांजिशन सेंटेंसेस, ठीक है। तो अगर आप एक स्टोरी लिख रहे हो एंड इफ यू हैव रिटन स्टोरी, पैराग्राफ्स, आर्गुमेंटेटिव एसेस, कुछ भी, तो आपको पता है वो कहते हैं कि भाई अगर आप फॉर और अगेंस्ट की बात कर रहे हो, या अगर आप कोई थोड़ी डिफरेंट टॉपिक की बात करो, तो ट्रांजिशन लाओ। सही है, आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा पहले पैराग्राफ में आपने बात की कि पोल्यूशन कैसे हार्मफुल है, दूसरे पैराग्राफ में डायरेक्टली बोल दिया कि इट इज नॉट हार्मफुल, सम पीपल थिंक लाइक दिस। नहीं, आपको बीच में ट्रांजिशन, रीडर बोलेगा कि है अभी तो ऊपर ये बात की, अभी क्या बात करें, मैं मिसिंग समथिंग, तो आपको एक ट्रांजिशन सेंटेंस इंक्लूड करना पड़ता है कि how although some authors might think yeah, some environmentalists might think pollution is the biggest concern for the environment, others might argue that other causes, for example कोई भी हम कहते हैं जैसे कोई भी और कॉज हो गया, that increasing human population is a bigger cause of concern। फिर मैंने बोला कि authors argue या environmentalists argue, get it, तो transition हो जाती है जिससे subconsciously you might not realize, लेकिन reader के mind में हो जाती है कि ओ ऊपर वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब we are moving on, that is transition sentence, the transition paragraph। is it clear now? मैम इज इट मैंडेटरी दैट ट्रांजिशन में कॉन्ट्रडिक्ट, नहीं कॉन्ट्रडिक्शन होना जरूरी नहीं है। मतलब मैं तो ये बिल्कुल आप लोग को बेसिक एग्जांपल बता रही थी। ओके चलो मैं एक और एग्जांपल आपको स्टोरी में दे देती हूँ, ठीक है। मैं एक और आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे मैंने एक स्टोरी लिखी है, सही है, और मैं स्टोरी लिख रही हूँ अबाउट समथिंग जैसे जिसने मुझे बहुत डराया और समथिंग लाइक, ठीक है, समथिंग दैट इज माय बिगेस्ट फेयर और समथिंग, ठीक है। तो मैंने स्टोरी लिखी और मैं एक फ्लैशबैक इंक्लूड करूँ, ठीक है। मैंने लिखा कि ओ मेरे साथ एक दफा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो यू नीड अ ट्रांजिशन कि आप उस पास्ट से लेकर करंट में हो, ठीक है। तो ट्रांजिशंस बेसिकली हेल्प यू शिफ्ट द माइंडसेट और शिफ्ट सेटिंग, शिफ्ट द प्लॉट, शिफ्ट द कैरेक्टर, शिफ्ट द पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव ऑफ द story। I hope that helps, ठीक है। Can you help in personal statement for the form? Live, I'm going to get back to you. I'm going to see what I can do and then I'll tell you, ठीक है। I don't think so I can about this, ठीक है, but I'm going to get back to you in the next class or something, ठीक है। Are there any other more questions, because I'm done for today? Okay, so let me end the recording.